नमस्ते। वो एग्जाम से ठीक पहले वाली रात की पढ़ाई याद है, जब सब कुछ बहुत तेजी से समझना होता है? आज हम उसी आइडिया को लेंगे, लेकिन उसे एक व्यवस्थित सफर में बदलेंगे, जिससे हम आज की दुनिया और समाज को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे? पहले वो आइडियाज़ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, फिर वो पल जिन्होंने देशों को एक नया रूप दिया। इसके बाद पावर, पार्टियां और लोग कैसे काम करते हैं। फिर हम अपने प्लैनेट और उसके रिसोर्सेज को समझेंगे, और आखिर में पैसा, बाजार और हमारा उससे क्या लेना देना है, ये सब मिलकर एक पूरी कहानी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, वो आइडियाज़ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सोचिए कैसे बस एक सोच, एक आइडिया में पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत होती है। मार्टिन लूथर ने कहा था, प्रिंटिंग भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। मास कम्युनिकेशन यानी एक साथ लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कितना पावरफुल हो सकता है, इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें तो प्राचीन चीन में थीं, जहां कागज और शुरुआती प्रिंटिंग आई। फिर 1440 के दशक में जर्मनी में गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आया, और बस वहीं से गेम चेंज हो गया। उसके बाद 19वीं सदी में अखबार आए, और आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि गुटेनबर्ग के प्रेस से छपने वाली पहली किताब बाइबल थी, लेकिन बहुत जल्द ही ये टेक्नोलॉजी सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रही। ये तो धार्मिक सुधार और यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का एक जबरदस्त हथियार बन गई। और इसी ताकत का एक कमाल का किस्सा भारत से है। जब ब्रिटिश सरकार वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आई ताकि देसी भाषाओं के अखबारों पर लगाम लगाई जा सके, तो पता है क्या हुआ? अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक अखबार था, उसने रातों रात अपनी भाषा ही बदल डाली। मतलब कानून को ही साइड स्टेप कर दिया। आइडियाज की बात तो हो गई, अब चलते हैं उन खास पलों की तरफ। इतिहास के वो मोड़ जिन्होंने देशों की पूरी पहचान ही बदल कर रख दी। और ऐसे ही एक पल की बात करें तो जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, और जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। गांधी जी ने अपना कायसर-ए-हिंद मेडल लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, और इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। ये वो पल था जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ भारत में हो रहा था। उसी दौरान रूस में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत पूरी दुनिया में उथल-पुथल और बड़े बदलावों का दौर था। तो क्रांतियों और आंदोलनों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज खुद को चलाते कैसे हैं। बात करेंगे पावर, पार्टियों और लोगों की। मतलब गवर्नेंस का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। आज जो हम पॉलिटिकल पार्टियां देखते हैं, इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ, और इस एक आइडिया ने पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका ही बदल दिया। अब देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक है सिंगल पार्टी सिस्टम, जहां सारी पावर एक ही पार्टी के पास होती है, और दूसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। भारत जैसे देशों में यही सिस्टम है, और यहां अक्सर सरकार बनाने के लिए पार्टियों को गठबंधन करना पड़ता है। अब्राहम लिंकन की ये बात तो सबने सुनी होगी। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे लाया जाए। सबसे जरूरी चीज है एक न्यूट्रल बॉडी, जो ये पक्का करे कि चुनाव निष्पक्ष हों। और भारत में ये काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। यही वो संस्था है जो पार्टियों को मान्यता देती है, उन्हें चुनाव चिन्ह देती है, और ये सुनिश्चित करती है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया सही और निष्पक्ष तरीके से हो। चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर जरा अपने प्लैनेट की बात करते हैं। हमारे संसाधन और हमारा अस्तित्व, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, और हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कोयला है। अब कोयले भी कई तरह के होते हैं, उनकी क्वालिटी पर सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है। फिर आता है बिटुमिनस, जो भारत में सबसे आम है। उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे खराब क्वालिटी का होता है पीट, जो कोयला बनने की पहली स्टेज होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जब हम इन रिसोर्सेज को निकालते हैं और उससे वहां रहने वाले लोगों और पर्यावरण को खतरा होता है, तब क्या? और यहीं से जन्म होता है पर्यावरण को बचाने वाले आंदोलनों का। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है उत्तराखंड का चिपको आंदोलन।
एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें कोई हिंसा नहीं थी। गांव के लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक गईं ताकि उन्हें काटा ना जा सके। अच्छा, ये तो हुई बात इंसानों से पैदा हुए खतरों की। अब एक ऐसे खतरे को देखते हैं जो प्रकृति की तरफ से आता है, समंदर से। सुनामी, हम सब ने ये नाम सुना है। ये असल में समंदर की बहुत बड़ी लहरों की एक सीरीज होती है। और ये आती क्यों है? क्योंकि समंदर के नीचे कुछ बड़ी गड़बड़ होती है, जैसे भूकंप। इससे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हिल जाता है। ये जो शब्द है सुनामी, ये एक जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर या हार्बर वेव। और ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये लहरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब वो किनारे तक पहुंचती हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, पैसा, बाजार और हम। चलिए इकोनॉमिक्स की दुनिया को समझते हैं, बड़ी बड़ी नेशनल पॉलिसीज से लेकर हमारे अपने अधिकारों तक। ये देखिए, 0 रुपये। भारत के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत शिकायत करने का कोई खर्चा नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कोई भी आम इंसान बिना पैसे की चिंता किए गलत सामान या सर्विस के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। और देश की इकोनॉमी को दौड़ाने के लिए क्या जरूरी है? अच्छी सड़कें। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज, एक बहुत बड़ा हाईवे नेटवर्क जो देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये एक तरह से देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये सारी चीजें एक छोटे से वोट से लेकर दुनिया भर में फैले सप्लाई चेन तक, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हैं? और जो खबरें हम रोज पढ़ते हैं उनको ये कैसे शेप करती हैं? शायद आज की ये सारी बातें हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देंगी।